तरह से हम लोग बनाए थे। स्ट्रेस इधर था, स्ट्रेन हम लोग इधर लिए थे, और कर्व कुछ इस प्रकार से आया था। ये इल प्लेटो था, सपोज इसका नाम दे देते हैं हम लोग ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ये जो पोर्शन था ये स्ट्रेन हार्डनिंग का पोर्शन था। स्ट्रेन हार्डनिंग का पोर्शन था, और ये जो है अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेस था, और ये फ्रैक्चर पॉइंट था। इस पोर्शन का नाम हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग नेकिंग पोर्शन कहते हैं या नेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में हमारे पास जो भी मेंबर होते हैं, हेलो, हाँ प्रणाम, ठीक है, आज कल नहीं जा पाया, वो जो था ना, जो आदमी जिसको जाना था वो नहीं गया था, कल सुबह जाएगा, कल सुबह जाएगा तो वो देख के रखेगा, जिसको दिखाना है बोले पेपर ऊपर लेके रखना। हाँ ठीक है, तो हम लोग जब इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हमारा जो ब्लॉक होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यील्ड प्लेटो क्या है, ये प्लास्टिक रीजन है, ये प्योर, इसको हम लोग प्लास्टिक बोल सकते हैं। प्योर प्लास्टिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली स्ट्रेन हो रहा है, ओनली स्ट्रेन है एंड नो स्ट्रेस, स्ट्रेस कुछ भी नहीं लग रहा है, जो भी हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, स्ट्रेन की तरफ, आप देख सकते हैं सिर्फ स्ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना। आप देखिए कि जो है हमारा कि ये जो पोर्शन है, यहाँ के बाद जो है फिर आपका जो है स्ट्रेन हार्डनिंग हो रहा है। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज है मेटल का या फिर जो भी है उसका जो है प्रॉपर्टी चेंज होता है। प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से आपका क्या होता है कि मेटल जो है कुछ और स्ट्रेस ले सकता है, मतलब यहाँ पर केमिकल चेंजेज होते हैं, केमिकल चेंजेस है ना, केमिकल इंटरमॉलिकुलर चेंजेस बोल सकते हैं, इंटरमॉलिकुलर चेंजेस यहाँ पर होगा स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में। अब जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, जब लोड बढ़ता गया, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद अगर लोड आप घटाते हैं तो फाइनली एक जगह जाके टूट जाता है। लेकिन टूटने के पहले क्या होगा, अगर इसका टेंसाइल टेस्ट हम लोग करें तो ये किस तरह से होगा, ये टूटने के पहले इस तरह से फैलता चला जाएगा, मतलब इस तरह से नेक बनाता चला जाएगा, इस तरह से यहाँ नेक बन जाएगा, मतलब इस घटना को धीरे धीरे पतला होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, खिंचा रहा है ये, तो ये खिंचाते खिंचाते इस तरह से पतला हो जाएगा। दिस इज नॉन एज नेकिंग, इसलिए इसको हम लोग नेकिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये डाल रहे हैं, ये एक्चुअल है, ये ओरिजिनल है, इसी तरह का आपके पास जो है मटेरियल रहेगा जिसपे आपको एनालिसिस करना है। तो इस तरह का मटेरियल में जब एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या है, ये इस तरह के फॉर्मेशन में आएगा, फॉर्म नेकिंग का फॉर्मेशन होगा। टेंसाइल स्ट्रेस में जब भी ब्रेक होगा तो नेक बनता है पहले, और नेक बन के ये टूट जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से ये टूट जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से कोन बना लेगा, एक तरफ कोन बन जाएगा और दूसरे तरफ जो है कप का निर्माण होगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि टेंसाइल स्ट्रेस में जब भी फेल्योर होगा, जब भी फ्रैक्चर होगा, टूटेगा, फेल करेगा, तो कप एंड कोन में पहले जाएगा, उसके बाद ही ये टूटेगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग पहले से नेकिंग दे दें, अगर हम लोग पहले से नेकिंग यहाँ पर बनाएं, तो नेकिंग अगर पहले से हमारे पास है तो ये स्ट्रेस डायग्राम ऐसा नहीं आके कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, है ना। दिस विल बी इन दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म में चला जाएगा। अगर आप नेकिंग नहीं करते हैं तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। यानी जो ये है आपका, ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और दिस कर्व, जो कर्व हम लोग लिखे हैं, जो कि ओरिजिनल जिस तरह का हमारे पास रहेगा ब्लॉक, उसके लिए लिखे हैं। सो दिस कर्व, इस कर्व का नाम ले लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एच, है ना। कर्व जो है, कर्व ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो होगा ये कहलाएगा कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। और कर्व देखिए आप, कर्व ओ ए बी सी डी ई एच, ये जो है ये कहलाएगा एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन हमारा एनालिसिस जो है इस पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। एनालिसिस बेस्ड ऑन कन्वेंशनल, एनालिसिस बेस्ड ऑन कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो भी एनालिसिस हम लोग करेंगे वो कन्वेंशनल स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम लोग इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इस कर्व में, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है ना। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग मानते हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये वाला जो ऊपर की तरफ चला गया है, इसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोल सकते हैं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस का, है ना, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम जो भी स्ट्रेस लगाना था हमने वो स्ट्रेस यहाँ पर लगा दिया है। सो दिस इज द अल्टीमेट पॉइंट है ये, ठीक है ना। और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होगा वो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। और यहाँ पर जो है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। और ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा आपका, वो पॉइंट आपका कहलाएगा, वो पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, अल्टीमेट पॉइंट, है ना। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, अल्टीमेट पॉइंट। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। और इस अल्टीमेट स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा, है ना, यहां पर जो होगा स्ट्रेन corresponding to ultimate stress is 20% for mild steel। माइल्ड स्टील के लिए ये जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर, कहाँ पर, जो अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप होगा, दिस विल बी 20% फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए क्या होगा, 20% होगा। और ये प्योर प्लास्टिक बोल रहे थे हम लोग, या ओनली स्ट्रेन एंड नो स्ट्रेस विल बी डेवलप, है ना। और यहाँ तक जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ के बाद ये जो है वापस आ जाएगा, दिस इज द इलास्टिक रेंज, दिस इज द इलास्टिक रेंज या इलास्टिक रीजन बोल सकता है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज नॉन एज
इलास्टिक स्ट्रेन, उसको हम लोग इलास्टिक स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो फॉर माइल्ड स्टील प्लास्टिक स्ट्रेन is 10 to 15 times of इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन का कितना होगा? 10 से 15 गुना होगा, है ना, 10 से 15 गुना होगा। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त जानकारी था, एक छोटा मोटा जानकारी हम लोग देख रहे थे किसके संबंध में? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के संबंध में। ठीक है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के संबंध में हम लोग ये देख रहे थे। और बातें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग एक बार फिर वापस जाते हैं पीछे की तरफ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कुछ चीजें और सीखते हैं, है ना। तो हमारे पास स्ट्रेस था, स्ट्रेस, अरे तुम लोग तो डिजिटल बोर्ड आया तो एकदम नाटक कर रहा है, पिटाएगा। ठीक है ना, तो देखो स्ट्रेस हम बताए थे, ठीक है ना। स्ट्रेस कब बताए थे? तो स्ट्रेस का मतलब हमने बताया था आपको, स्ट्रेस बराबर होता था क्या? स्ट्रेस बराबर होता था फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस या इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस, इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस बाय रेसिस्टिंग एरिया, रेसिस्टिंग एरिया। हमने इसका आपको यूनिट भी बता दिया था, सपोज सिग्मा, तो दिस इज एफ बाई ए। हमने इसका यूनिट आपको बताया था, यूनिट वाज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज आ टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें जो है टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग किसी एक साथ लिख सकते हैं, एक तरीके से लिख सकते हैं। सो दिस इज स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए कि स्ट्रेस कब डेवलप होगा, है ना। स्ट्रेस डेवलप कब होगा? स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब रेसिस्टिंग फोर्स होगा, है ना। मान लो कि यहां पर एक बॉडी है हमारे पास ऐसा, ठीक है, सपोज वी हैव ए बॉडी, और ये एक प्लेन पे मान लो एक सरफेस पे रखा हुआ है, और वी अप्लाइंग सम फोर्स एफ, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना, ये मूव कर सकता है। अब यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां रिजिडिटी नहीं है, इसके साथ ये फिक्स नहीं है ना, दिस इज नॉट फिक्स्ड, इसके साथ ये फिक्स नहीं है, ठीक है। और क्या होगा कि हम लोग जब इसको ढकेल रहे हैं तो ये आगे की तरफ चला जाएगा, इट कैन मूव इन फ्रंटवर्ड। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो कोई रिस्ट्रिक्शन डेवलप नहीं होगा, है ना, तब कोई रिस्ट्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मोशन में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस कभी भी डेवलप
नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस तभी डेवलप होगा, मान लो इसको हमने यहां रोक दिया इस तरह से, अब रोकने के बाद जब ये फोर्स लगा रहा है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, सो रिएक्शन फोर्स विल बी डेवलप, सो रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स मतलब इंटरनल रिएक्शन फोर्स, तो ये इंटरनल रिएक्शन फोर्स जो है, इंटरनल रिएक्शन फोर्स वो डेवलप होगा, और जब इंटरनल रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा तभी जो है स्ट्रेस लगेगा यहां पर, है? जब आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है तो स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा, व्हेन देयर इज नो प्रेशर, कोई प्रेशर ही नहीं है तो स्ट्रेस डेवलप होना नहीं है, तो स्ट्रेस डेवलप होने के लिए इंटरनल रिएक्शन का डेवलप होना जरूरी है, मतलब मोशन में रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, अगर मोशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो स्ट्रेस जो है वो डेवलप नहीं होगा, तो स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड ओनली, stresses are induced only, stresses are induced only when motion of bar, when motion of bar is restricted, either either by some force or reaction induced, reaction induced. If body is free to move, if body is free to move or expand then no stress will be develop, तभी कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, है ना, तो स्ट्रेस सिर्फ तब डेवलप होगा जब रिस्ट्रिक्शन होगा, जब ये होगा, है ना। प्रेशर और जो है स्ट्रेस दोनों का यूनिट सेम है ना, प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, प्रेशर एंड स्ट्रेस बोथ हैव सेम यूनिट, बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों क्या है, सेम यूनिट है, बट प्रेशर इज defined only for only for normal force per unit area, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है, डायरेक्ट स्ट्रेस कहने का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे मान लो हमारे पास ये एक है, हमारे पास ये फोर्स लग रहा है एफ, इधर से फोर्स लग रहा है एफ, तो डायरेक्ट स्ट्रेस अगर आप लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा अगर आप लिखना चाहते हैं, है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो दिस विल बी एफ बाई ए, डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स बाय एरिया होगा, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट स्ट्रेस को जो है हम लोग एज पर द क्रॉस सेक्शन एरिया, कंसीडरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑन कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस
and strain, there are two types of डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का दो प्रकार। फर्स्ट, पहला क्या है? पहला है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस। कन्वेंशनल स्ट्रेस या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉमिनल स्ट्रेस। तो आप इसमें जब एरिया लेते हैं, आप मैथमेटिकली आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू जब लिखते हैं आप, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फोर्स या रेसिस्टिंग फोर्स। चूंकि हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं इसलिए सिर्फ फोर्स भी लिख सकते हैं। रेसिस्टिंग फोर्स बाय ओरिजिनल एरिया, है ना, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, यानी कि सिग्मा अगर आप लिखना चाहते हैं इंजीनियरिंग के लिए, सिग्मा लिखना चाहते हैं, तो दिस विल बी फोर्स रेसिस्टिंग फोर्स बाय ए नॉट, वेयर ए नॉट is nothing but this is the original cross section area of specimen। यानी जो एरिया यहाँ पर है वही एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया का कहने का मतलब ये है हमारा कि ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब एरिया जो है वो जो पहले था, इनिशियली जो था वो एरिया चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा है कि ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस या फिर बोल सकते हैं एक्चुअल स्ट्रेस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे कॉची बहुत काम किया है, तो आप बोल सकते हैं इसको कॉचीज स्ट्रेस। ठीक है, आप ट्रू स्ट्रेस जब निकालेंगे तो ट्रू स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स बाय एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया ऑन लोडिंग। ऑन लोडिंग यानी आप लिख सकते हैं P बाई ए, दिस इज सिग्मा। कहने का मतलब क्या है? जब आपने लोड करा तो लोड करने के बाद क्या होगा कि लोड करने के बाद होगा कि इसका एरिया, अगर ये टेंशन फोर्स लग रहा है, खिंचा रहा है, ऑब्वियसली ये लंबा होगा इस तरह से, और लंबा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा आपका? चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कि ये कंप्रेसिव नेचर का होता, मान लो हमारे पास ये है ना, और इस पर फोर्स इस प्रकार से हम लोग लगा रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस इज कंप्रेसिव फोर्स। ये कंप्रेसिव है और ये क्या है आपका? टेंसाइल है। तो अगर इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो लोड लगने के बाद क्या होगा? ये और छोटा हो जाएगा साइज, और इस तरह से छोटा होने पर क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो ट्रू स्ट्रेस है, ये ट्रू स्ट्रेस या तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से बड़ा होगा या तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस से छोटा होगा। सपोज वी हैव सिंबल ऑफ सिग्मा ई फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेस और सिग्मा टी फॉर ट्रू स्ट्रेस। तो कहने का मतलब है कि सिग्मा टी जो होगा वो छोटा होगा सिग्मा ई से इफ स्ट्रेस इज टेंसाइल इन नेचर। इफ स्ट्रेस इज टेंसाइल इन नेचर, टेंसाइल नेचर का होगा तो। और जो है आपका सिग्मा टी मोर देन सिग्मा ई होगा, है ना, ये एरिया आपका क्या होगा? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। आप जब इसको खींचेंगे तो एरिया छोटा हो जाएगा, एरिया छोटा होगा तो ये बढ़ेगा, हमने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, this will be more, this will be less. If stress is compressive
इन नेचर, कंप्रेसिव नेचर का होगा तो ये होगा। ठीक है, फटाफट आप ले लीजिए। इसी प्रकार से स्ट्रेन में भी होगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन और आपका ट्रू स्ट्रेस, है ना। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में आप एक्चुअल एरिया ऑफ लेंथ लेंगे और ट्रू स्ट्रेस में जो है आप क्या लेंगे कि आपको जो है जो एक्चुअल लेंथ आ जाएगा स्ट्रेन के बाद वो लेंथ आप कंसीडर करेंगे, है ना। ठीक है, अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, और हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। डक्टिलिटी क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो डक्टिलिटी समझने के लिए आप देखिए माइल्ड स्टील आपके पास है, आपके पास ये मान लीजिए स्ट्रेस है, इधर स्ट्रेन है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये कर्व किसके लिए था? माइल्ड स्टील के लिए था। और माइल्ड स्टील के पास क्या होता है? लो कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट क्या होता है? माइल्ड स्टील के पास कम होता है। कार्बन कंटेंट आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना डक्टिलिटी जो है मटेरियल का घटता चला जाएगा। ठीक है, उतना जो डक्टिलिटी है वो मटेरियल का क्या होगा? घटता जाएगा। अगर आप कास्ट आयरन के लिए इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, कास्ट आयरन। ठीक है, तो आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिल रहा है। कास्ट आयरन के केस में आप देख रहे हैं क्या कि यील्ड पॉइंट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो डक्टिलिटी है क्या? तो डक्टिलिटी वह प्रॉपर्टी है जिससे आप मटेरियल को खींच के जो है आप तार के फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। ठीक है, डक्टिलिटी क्या? इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच it is the property by which the material which material can be stretched। हम लोग मटेरियल को स्ट्रेच कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेच विदाउट रप्चर। रप्चर तो होगा लेकिन लोड आपको बहुत लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो लार्ज डिफॉर्मेशन या लार्ज डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के केस में लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा मटेरियल जिसको आप खींच के तार के जैसा बना सकते हैं, उस मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, है ना। उस मटेरियल को हम लोग डक्टाइल मटेरियल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और जो माइल्ड स्टील होता है उसमें क्या होगा कि आपका जो है डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है, उसको आप खींच सकते हैं, लगभग 100 टाइम्स आप खींच सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहां पर जो आपका यहां के बाद जो आपका ये था, इसको आप बोल रहे थे क्या? इसको बोल रहे थे आप प्योर प्लास्टिक। इसको आप प्योर प्लास्टिक या आप ये बोल रहे थे, ठीक है ना। प्योर प्लास्टिक आप बोल रहे थे, ठीक है ना। और इसके पहले जो हो रहा है ना, इसके पहले जो ये घटना हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक।
तो डक्टाइल मटेरियल का पहचान हम लोग कैसे कर पाएंगे कि ये डक्टाइल मटेरियल है या नहीं है? इस चीज को पहचानने के लिए हम लोग स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो दीज मटेरियल है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, these material have post इलास्टिक। पोस्ट इलास्टिक बोलेंगे तो आपको क्या समझना है? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन का मतलब आपको क्या समझना है? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन का मतलब आपको समझना है ना? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मतलब आपको समझना है प्लास्टिक स्ट्रेन, प्लास्टिक स्ट्रेन, है ना। तो दीज मटेरियल है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन ग्रेटर देन 5%। अगर 5 कि ये मटेरियल जो है वो क्या है, वो आपका डक्टाइल मटेरियल है। एग्जांपल्स देख लीजिए, डक्टाइल मटेरियल्स के एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल्स में हो जाएगा आपका माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीज, लीड, निकेल, ब्रास, ब्रॉन्ज, etc, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ब्रिटलनेस। दूसरा क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या है? लैक ऑफ डक्टिलिटी, मतलब डक्टाइल नहीं है ना। यानी मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप खींच के लंबा तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ब्रिटलनेस का मतलब है इट हैव लैक ऑफ डक्टिलिटी, है ना। इट हैव लैक ऑफ डक्टिलिटी। जिसके पास डक्टिलिटी की कमी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। मतलब इट कैन नॉट बी स्ट्रेच, इट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता है। तब इनका जो है आप पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो देखेंगे, है ना, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होगा वो 5% से कम होगा, ठीक है। These materials have post elastic strain less than 5%। 5% से इनका इलास्टिसिटी जो मतलब पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होगा वो 5% से कम होगा। और अभी भी आपको बताए थे हम कि अगर माइल्ड स्टील है तो उसमें आपको बताए थे कि 25% तक होता है। नहीं, माइल्ड स्टील के लिए ये 25% तक होता है। 25%, 20 से 25% एक्स्ट्रा वो स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो जाएगा कास्ट आयरन, एग्जांपल हो जाएंगे कास्ट आयरन, कंक्रीट, ग्लास, etc, ठीक है। तो आपको अगर पहचानना है कि ब्रिटल है या फिर डक्टाइल है तो आपको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन देखना है। अगर पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा है तो डक्टाइल है, अगर 5% से कम है तो ब्रिटल है ना। 5% से ज्यादा है तो डक्टाइल है, 5% से कम है तो ब्रिटल है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है ना। मेलेबिलिटी क्या है? मेलेबिलिटी जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें मेटल को हम लोग पीट पीट के सीट में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मेलेबिलिटी क्या है?
मेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो मेलेबिलिटी क्या है कि मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेटल को हम लोग एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस तरह के मेटल के पास हाई प्लास्टिसिटी होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिसिटी होगा, तभी तो वो कन्वर्ट हो पाएगा आपका शीट में। और इस प्रॉपर्टी का यूज जो है हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत करते हैं, जिसको हम लोग फोर्जिंग कहते हैं, ठीक है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना, property of metal by which a piece of metal, by which a piece of metal can be converted into a sheet, into a thin sheet by pressing it, है ना। इसको प्रेस करके जो है एक थिन शीट में बदला जा सकता है, ठीक है, थिन शीट में इसको हम लोग बदल सकते हैं, क्लियर। अब इसका जो है मीन्स क्या है, द मेटल possess हाई प्लास्टिसिटी, मेटल जो है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिसिटी को कंटेन कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड in फोर्जिंग में इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था मेलेबिलिटी। अब देखो अगला जो है वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है वो देखते हैं हम लोग, है ना। तो हार्डनेस जो है, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस इज रेसिस्टेंस टू स्क्रैच और एवर्सन। हार्डनेस जो है, हार्डनेस से हम लोग स्ट्रेंथ पता करते हैं कि अगर मान लो कि इस पे कोई लोड लग रहा है तो लोड लगने पर इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो देखो ऐसे लोड लगा रहे हैं तो ये स्क्रैच आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ स्क्रैच शुड नॉट बी डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस पर जो है इस तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए, है ना। तो हार्डनेस मतलब क्या हुआ, हार्डनेस इज रेसिस्टेंस टू द स्क्रैच और एवर्सन। तो हार्डनेस हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टी। हार्डनेस क्या हुआ, हार्डनेस जो है, हार्डनेस एक रेसिस्टेंस हुआ, है ना। इट इज रेसिस्टेंस टू स्क्रैच और एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों के बीच रगड़ाना, या स्क्रैच मतलब दोनों का मतलब लगभग सेम है, ठीक है। और हार्डनेस का जो टेस्ट है वो हम लोग इंडेंटेशन टेस्ट से करते हैं, है ना। इंडेंटेशन टेस्ट इज डन फॉर हार्डनेस। हार्डनेस के लिए जो है हम लोग इंडेंटेशन टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडेंटेशन टेस्ट है ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर स्क्रैच हार्डनेस को मापना है, मान लो टाइप्स ऑफ हार्डनेस हम लोग ले लें यहाँ, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, और यहां पर हम लोग देखें मेथड ऑफ टेस्ट, टेस्ट का मेथड। तो पहला हम लोग देखते हैं स्क्रैच हार्डनेस। इसके लिए जो है स्क्रैच हार्डनेस के लिए जो हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज नॉन एज मोर टेस्ट, या हम लोग इसको मेजर करते हैं मोर टेस्ट से।
मोर्स टेस्ट, ठीक है। सेकेंड है एब्रेशन हार्डनेस, एब्रेशन हार्डनेस, ठीक है। तो एब्रेशन हार्डनेस जो है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। या फिर इसी को इंडेशन हार्डनेस भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्चुअली जो है मोर्स जो है वो इंडेशन हार्डनेस नहीं है। इंडेशन हार्डनेस का मतलब आपको समझना क्या है, आपको समझना है क्या, आपको समझना है यही, यानी कि एब्रेशन, यानी कि इंडेशन जो है एक तरह से आप उसको समझिए कि ये एबर्शन है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कुछ मेथड्स है, जैसे ब्रिनेल्स हार्डनेस मेथड्स, ब्रिनेल्स हार्डनेस मेथड, पहला टेस्ट ये है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट इज ब्रिनेल्स हार्डनेस, सेकेंड इज द वीकर्स हार्डनेस टेस्ट, वीकर्स हार्डनेस टेस्ट, दूसरा है वीकर्स हार्डनेस टेस्ट, तीसरा है क्या, रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, और है नूब हार्डनेस, नूब हार्डनेस। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ टेस्टेस फॉर द एबर्सन टेस्ट, एबर्सन हार्डनेस, है ना। तो ये था हार्डनेस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज क्रीप। क्रीप क्या है, क्रीप, जैसे मान लो कि कोई एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे अपना जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को वो धीरे धीरे लॉस करते चला जाता है ना। क्या करता है, वो अपना स्ट्रेस को धीरे धीरे लॉस करते जाता है। अगर हम लोग मान लो कि अगर अनलोड कर दिए, अनलोड करने के बाद भी वो अपना जो है स्ट्रेस वापस, मतलब उसका जो है शेप है, शेप वापस नहीं हो पाता है। मतलब हम लोग स्ट्रेस को बोल सकते हैं कि ये परमानेंट सेट है ना, एक तरह से परमानेंट सेट है या परमानेंट डिफॉर्मेशन है। इसको एक थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगर समझ पाते हैं तो। मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक पोल लगा दिया है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है मान लो, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक पोल। इधर हमने इलेक्ट्रिक वायर रखे हैं, इलेक्ट्रिक वायर रखे हैं। अब अगर मान लो इसको वायर को हम लोग क्या करते हैं, सीधा करके लगाते हैं। आप देखते होंगे जहां भी ये इलेक्ट्रिक पोल्स में वायर आपका खींचा जाता है, वो पूरा सीधा करके खींचा जाता है, पूरा स्ट्रेट करके खींचा जाता है। फिर आप जब छोड़ देंगे इसको, तो छोड़ने के बाद क्या आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो है इस तरह से हो जाता है। मतलब ये जो डिफॉर्मेशन हुआ, ये डिफॉर्मेशन जो है ना, ये क्रीप की वजह से हो रहा है। यहाँ पर इस वायर का अपना लोड है, और ये लोड लगातार इस वायर के ऊपर लग रहा है। वायर के ऊपर लगातार लोड लगने की वजह से क्या हो रहा है कि ये अपना डिफॉर्मेशन इसमें हो पा रहा है। एट दैट डिफॉर्मेशन इज परमानेंट इन नेचर। इस तरह का डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट नेचर का। तो क्रीप इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन, और ये तुरंत नहीं होता। आप इलेक्ट्रिक वायर को खींचा है, खींच के आप सोचेंगे कि अभी खींच के गए हैं, 2 घंटे बाद आपको ये नजर आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग टाइम के बाद, बहुत दिन बाद, मतलब एक लंबे समय के बाद, पासेज ऑफ टाइम के बाद आपको ये नजर आता है ना। तो क्रीप इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्रीप इज परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्रीप जो है वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन है, विच इज रिकॉर्डेड विथ पासेज ऑफ टाइम, विच इज रिकॉर्डेड विथ passage of time at constant loading, या फिर आप बोल सकते हैं सस्टेन्ड लोडिंग, सस्टेन्ड लोडिंग, है ना। लंबे समय तक ये लोड अगर लगता रहा तो सस्टेन्ड लोडिंग या फिर कांस्टेंट लोडिंग की वजह से ये हो पाता है।
ठीक है ना, और ये लगातार बढ़ते रहता है। तो टोटल क्रीप अगर हम लोग सोचें कि टोटल क्रीप डिफॉर्मेशन टोटल क्रीप डिफॉर्मेशन टोटल क्रीप डिफॉर्मेशन जो होगा कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस टू इंक्रीज विथ टाइम। टाइम के साथ ये लगातार बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं कि ये कम हो जाए, है ना। इट विल बी इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। अब जो है फैक्टर्स का बात करें तो कौन कौन सा फैक्टर क्रीप्स को अफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप, क्रीप को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, लोड का मैग्नीट्यूड क्या है वो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। सेकेंड इज द टाइप ऑफ लोडिंग, सेकेंड इज टाइप ऑफ लोडिंग। टाइप ऑफ लोडिंग कहने का मतलब है कि स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है, उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड वन एज ऑफ लोडिंग, है ना, टाइम और एज ऑफ लोडिंग, टाइम और एज ऑफ लोडिंग। एंड फोर्थ वन इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, है ना, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्रीप भी ज्यादा होगा, है ना, ठीक है ना। इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा क्रीप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्रीप का। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्रीप ज्यादा होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो क्रीप कम होगा। तो दिस इज द क्रीप, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जुड़वा दो। अब देखिए स्ट्रेस रिलैक्सेशन, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन वही जो भी हम लोग बताए थे अभी आपको हम, कि इलेक्ट्रिक वायर है, अगर उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेस क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो दैट इज द स्ट्रेस रिलैक्सेशन, है ना। यानी इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लॉस ऑफ स्ट्रेस, है ना, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप, क्रीप के कारण जो स्ट्रेस लॉस हो रहा है दैट इज द स्ट्रेस रिलैक्सेशन। मान लो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, इधर एक स्ट्रेन, हम लोग स्ट्रेन को लिया, इधर हमने स्ट्रेस लिया, तो हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आया मान लो, ठीक है। अब क्या है कि समय के साथ ये यहाँ पर कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर ये यील्ड स्ट्रेस तक जा चुका है तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, पर क्या होगा समय के साथ ये रिड्यूस करेगा। तो दिस इज द स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन इट इज द loss of stress ड्यू टू क्रीप। क्रीप के कारण जो लॉस होगा स्ट्रेस को, इसको हम लोग स्ट्रेस रिलैक्सेशन बोलेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है वो हम लोग समझते हैं। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जब हम लोग लोडिंग से अनलोडिंग करें तो फिर से अपने शेप को वो रिगेन कर लेता है ना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसमें वो क्या करता है, ओरिजिनल डायमेंशन जो है आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड वो फिर से अपना रिगेन कर लेता है। मतलब कहने मतलब हम लोग मान लो एक ग्राफ बना रहे हैं, मान लो ये ग्राफ बना रहा हूं, हमने इधर स्ट्रेन ले लिया, इधर स्ट्रेस ले लिया, ठीक है।
हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, मान लो हमने इधर क्या किया, स्ट्रेस ले लिया, इधर स्ट्रेन ले लिया। सपोज कि नॉन लीनियर है, मान लो नॉन लीनियर हमारे पास एक, हम लोग एक ऐसा नॉन लीनियर हम लोग इलास्टिक मटेरियल ले लिए हैं। ये इलास्टिक मटेरियल है बट नॉन लीनियर है। तो इधर से ये जो है ना हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये लोडिंग का पोर्शन है, ये जो है लोडिंग का पोर्शन, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ क्या किया, लोडिंग, ठीक है। तो लोडिंग जब किए तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन जो है यहाँ तक डेवलप हो गया, डिफॉर्मेशन यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, यानी कि शेप में जो चेंज आया वो यहाँ तक आया। दिस इज नॉन एज डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन का मतलब आपको समझना है क्या, डिफॉर्मेशन। तो ये लोडिंग करने पे इतना डिफॉर्मेशन हुआ। अब क्या किए, इसको फिर से हम लोग अनलोडिंग कर रहे हैं। तो अनलोडिंग करने पर अगर ये वापस उसी जगह आ गया, ठीक है ना, वापस उसी जगह आ गया, ठीक है, तो स्ट्रेन जितना, डिफॉर्मेशन जितना हुआ था, यहाँ तक डिफॉर्मेशन हुआ था। फिर क्या हुआ, जब अनलोडिंग किए हम लोग तो फिर से ये अपना क्या किया कि शेप जो है रिगेन कर लिया, है ना, शेप जो है वो क्या किया, रिगेन कर लिया। मटेरियल बोलेंगे और मेटल के इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलेंगे, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by virtue of which it regain its shape या dimension on removal of लोड के रिमूवल पर अपने शेप को अगर वापस वो अचीव कर लेता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इस तरह के मटेरियल को हम लोग इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं, है ना। अब यहां पर जो है विद इन इलास्टिक लिमिट आपका जो ये कर्व है वो आपका लिनियर भी हो सकता है और लिनियर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। आप देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग इसी फिगर को बना रहे हैं। ये इस तरह से बना हुआ था, ये इलास्टिक लिमिट है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इधर हमने स्ट्रेस रखा था सिग्मा, इधर हमने स्ट्रेन रखा था एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो था लोडिंग वाला पार्ट था और ये जो था अनलोडिंग वाला पार्ट, ये लोडिंग था और ये अनलोडिंग था, ठीक है ना। और ये जो है वो एरिया है, इस बीच का ये एरिया है, ठीक है। इस बीच का ये क्या है, एरिया है, ठीक है ना। अब देखिए कि within elastic limit the stress strain diagram may be linear और कर्व, लिनियर या कर्व हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। सपोज हमारे पास
एक ब्लॉक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक लोड लगा रहे हैं, मान लो टेंसाइल लोड, पी लोड लगा रहे हैं। अब इसका लेंथ ले लीजिए आप, इसका लेंथ मान लीजिए आपकी एल, यहाँ तक। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब इस पे जो लोड लग रहा है, तो लोड लगने के कारण जो है ऐसा हो रहा है कि लोड लगने के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होगा अप टू इलास्टिक लिमिट। कहां तक? इलास्टिक लिमिट तक हम लोग इसको खींच रहे। सो दिस विल बी इंक्रीज्ड, सपोज डेल्टा एल से ये इंक्रीज हो गया, है ना। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क, हम लोग जो है वर्क निकालना चाहते हैं। तो वर्क डन टू स्ट्रेच द बार बाय डेल्टा एल। अब वर्क डन बराबर क्या लिखते हैं? वर्क डन W बराबर आप जानते हैं क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट हियर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो था, यहाँ पर जीरो था। जैसे जैसे लोड बढ़ाए वो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे हमने लोड बढ़ाया यह डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इंक्रीज होता गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे तो लिखेंगे एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या लग रहा है, P लग रहा है, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो था, बाद में डेल्टा एल हो गया और बाई 2 हो गया। सो दिस इज P/2, मतलब हाफ इंटू P/2 इंटू डेल एल। दिस इज द वर्क डन। अब ये जो वर्क डन हुआ, इस वर्क डन में क्या हुआ कि इस वर्क डन में आप देखिए कि ये जो शेप था वो यहां चला गया। इसका मतलब ये इतना जो एनर्जी है उस एनर्जी को ये रिस्टोर कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इस एनर्जी को क्या कर रहा है, रीस्टोर करना है ना, स्टोर कर रहा है ना। तो ऑन स्ट्रेनिंग, ये जब स्ट्रेन हो रहा है यहाँ तो एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि ये जो लोड दे रहे हैं तो कुछ लोड को अपने पास रखेगा भी, है ना, और खिंचा भी रहा है, पूरा तो पूरा स्ट्रेन हो नहीं रहा है। तो दिस वर्क डन इज नथिंग बट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि खिंचा रहा है। अब जब छोड़ेंगे इसको हम लोग, है ना, जब इसको छोड़ेंगे तो फिर वापस चला जाएगा अपने पास। तो वापस अपने पास जाएगा, मतलब जब ये वापस जाएगा तो फिर एनर्जी रिलीज करेगा, इट विल रिलीज द एनर्जी। एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। मतलब जब खींच रहे हैं तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, और जब इसको हम लोग छोड़ेंगे तो ये एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रहा है वो किसके वजह से जमा हो रहा है, वो स्ट्रेन होने की वजह से जमा हो रहा है। सो दिस इज नॉन एज स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। तो आप ऐसा सोचिए कि जब आप लोडिंग किए तो एनर्जी स्टोर हुआ, है ना, ड्यूरिंग लोडिंग क्या हो गया, यहाँ एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड हुआ। और जब अनलोडिंग किए तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। तो जितना एनर्जी ये रिलीज कर रहा है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग करने के बाद जितना एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, है ना, उसको एक नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन एज रेजिलेंस, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग, ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी क्या होगा, वो स्टोर्ड होगा, बट स्टोर्ड
stored in given volume of material, given volume of material, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, आफ्टर removal of load, energy will be released, energy will be released, energy क्या होगा, energy will be released होगा। the released energy is known as resilience, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेजिलेंस के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। दैट विल बी नोन एज रेजिलेंस। तो दिस टॉपिक वाज रेजिलेंस, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, when elastic limit coincide with the yield stress, yield stress कहाँ पर होगा, इलास्टिक लिमिट पर होगा। yield stress, the maximum elastic energy, per unit volume is known as modulus of resilience, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी जो आपका स्टोर होगा उसको क्या बोलेंगे आप, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बोलेंगे, है ना। मैक्सिमम एनर्जी जो आपका स्टोर होगा दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तभी आप देखे थे क्या था, इलास्टिक एनर्जी क्या था, देखिए यहाँ ये था पोटेंशियल एनर्जी, ये था आपका स्ट्रेन एनर्जी, यही स्टोर हो रहा था फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ। अब इसको किसके निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना है ना। इट इज कैलकुलेटेड फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग को पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, आप स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से देख रहे हैं, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल है। तो हाफ इंटू, चूंकि स्ट्रेन एनर्जी बराबर क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी बराबर, स्ट्रेन एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड बराबर क्या था, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल। अब मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस किसको बोल रहे हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस किसको बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर हो रहा था, स्ट्रेन एनर्जी, उसका पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस हम लोग उसको बोल रहे हैं। तो चूंकि ये स्ट्रेन एनर्जी है इसलिए इसको यू आर बोलेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो गया हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल बाय, आपको लिखना है वॉल्यूम, ठीक है। फिर से आप वापस जाइए उस सीट पर, देखिए क्या था, इसका लेंथ था एल और इसका एरिया था ए, है ना। तो इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम इक्वल टू निकाल सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। सो वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा एल बाई ए इंटू एल। सो यू आर इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहाँ से, तो यू आर इक्वल टू आपको मिल जा रहा है क्या, हाफ इंटू पी बाई ए बाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। आपको यहाँ से इस प्रकार से मिला है, P by A is nothing, this is stress and this is strain, so this is half
इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो दिस इज यू आर। तो यू आर को आप इस तरह से लिखते हैं हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो वी विल गेट मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। अब वापस आइए यहाँ, आप देखिए ग्राफ को फिर से वापस, ये आपका इलास्टिक लिमिट तक बोल रहा है ना, ये आपका यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेस मतलब हम लोग इसको सिग्मा लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस को हम सिग्मा लिख दे रहे हैं, या सिग्मा वाई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यील्ड स्ट्रेस एफ वाई जिसको लिख रहे थे उसको आप सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस डिफाइंड कब हो रहा है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस डिफाइंड तब हो रहा है जब आपका इलास्टिक लिमिट जो है वो यील्ड स्ट्रेस के कॉन्साइड कर गया है, ठीक है। एंड दिस इज स्ट्रेन, इधर आपका स्ट्रेन है, एंड दिस इज स्ट्रेस, तो ये यील्ड स्ट्रेस पे आ गया। सो दिस इज द स्ट्रेन एप्सिलॉन। अब इसका एरिया आप निकालिए, एरिया निकालिए आप, एरिया क्या मिलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, बेस आपका एप्सिलॉन, और हाइट क्या है सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन, मीन्स हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन, ये आपको मिल गया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हैंस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, रेजिलेंस कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व by calculating area। को कैलकुलेट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इक्वल टू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस इक्वल टू आ गया हाफ इंटू सिग्मा वाई इंटू एप्सिलॉन। अब देखिए आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आगे पढ़ाएंगे हम अभी, लेकिन आप जानते ही होंगे कि दिस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो स्ट्रेन कैन बी रिटन हियर सिग्मा वाई बाई एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा वाई बाई ई आप लिख सकते हैं। इसीलिए यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस को आप लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा वाई बाई ई। सो दिस इज सिग्मा वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आया। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस जो है वो डिपेंड करेगा यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। यू आर मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस डिपेंड्स अपॉन यील्ड स्ट्रेंथ। तो जिनका जितना ज्यादा यील्ड स्ट्रेंथ होगा उनका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस मतलब उनके पास उतना ज्यादा आपका एनर्जी स्टोर करने का ताकत होगा, है ना। जैसे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस चाहिए होगा, किस केस में चाहिए होगा, जैसे स्प्रिंग है उस केस में चाहिए होगा, है ना, सॉकर है उस केस में चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हायर यील्ड स्ट्रेंथ के, हायर जिनका यील्ड स्ट्रेंथ होगा उनका जो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, वो भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। आज यहीं तक रखा जाए। आज यहीं तक रखा जाएगा, है ना।